संस्कृति चैप्टर है और शुरू में जब आप लोग आए थे शायद ध्यान होगा मैंने चलाया भी था ये चैप्टर, तो इसी के बाद द्वारा आपको जानकारी हो जाएगी, आपकी हित की जानकारी है। ठीक है, तो जवानों शुरुआत कर दो सभी ना। जवानों आज मैं आपको बताऊंगा ला के संबंध में कुछ प्रारंभिक जानकारियां। ठीक है, ला विधि, हमारी मूल विधि क्या है? मूल विधि क्या है? मूल विधि यूं तो आज के समय में कई सारे अधिनियम एक्ट बन चुके हैं जिनके तहत हम लोगों को कर रही हैं। ठीक है, परंतु मूल विधि यानी कि इंडियन पेनल कोड आईपीसी, हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय दंड संहिता, सन 1862 में हमारे देश में लागू किया गया, अलावा जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ऐसा क्यों? जम्मू कश्मीर अभी इसी गवर्नमेंट में जो हमारे संविधान की धारा 370 लागू की, उस पर जो हटाया गया 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, वो वहां पर वहां के राजा थे राजा दिलीप सिंह, पहले उनकी संहिता लागू थी, उसके बाद उनके पुत्र राजा रणवीर सिंह की संहिता। चूंकि अब जम्मू कश्मीर भी हमारे देश का हिस्सा है। हिस्सा तो पूर्व से ही है, अभी नाम तो पूर्व से ही है, लेकिन है वो केंद्र शासित, हमारे देश का ही केंद्र शासित पूर्ण राज्य के रूप में उसको दर्जा प्राप्त हो चुका है। 2 स्टेट बने हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब जो है हमारी आईपीसी संपूर्ण भारत में लागू है इस समय। ठीक है, आईपीसी यानी कि इस विधि को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई बताएगा? विधि को कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको, प्रारंभिक जानकारी है, मैं आपको बता देता हूं। भारतवर्ष पूर्व समय में छोटी छोटी रियासतों में बटा था। रियासतों के शासक राजा लोग होते थे। कौन होते थे? राजा लोग। किसी अपराधी को अपराध की सजा वही राजा लोग दिया करते थे। उनके लिए कोई ऐसी नियमावली नहीं बनी थी, यानी कि स्वेच्छा से ही वो सजा सुनाते थे। किसी व्यक्ति के साथ तो नम्रता का व्यवहार अपनाया और उसके साथ कठोरता का व्यवहार अपनाया, ये उनकी मनमानी थी। इसका विरोध आम जनता में हुआ और एक अधिनियम की रचना या बनाने की जरूरत महसूस हुई कि कोई ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पर समान रूप से लागू हो। इसकी एक कमेटी का गठन हुआ सन 1860 की शुरुआत की बात है। ठीक है, और उस समिति के अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मेहतानी ने। उनकी अध्यक्षता में आईपीसी का निर्माण हुआ। ठीक है, आईपीसी में 23 अध्याय और 511 धाराएं मौजूद हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये और मैं बतलाना चाहूंगा, आईपीसी क्या बतलाती है? आईपीसी क्या बतलाती है, बताएगा कोई?
अपराध के घट जाने पर, किसी अपराध के घट जाने पर जुर्म एवं जुर्म की सजा क्या होगी, इस संबंध में भारतीय दंड संहिता जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, किसी अपराध के घट जाने पर उस अपराध क्या हुआ और उसकी सजा क्या होगी। ठीक है, ये आईपीसी बताती है। किसी अपराध को पूर्ण होने की 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4। पहली क्या होगी बताएगा कोई? चाह, इच्छा। दूसरी तैयारी, तीसरी प्रयास, और चौथी अवस्था है अपराध का पूर्ण हो जाना। पूरी हमारी इस आईपीसी में किसी अपराध के बारे में चाह, इच्छा का कोई दंड निर्धारण नहीं किया गया। हाँ, जुर्म का करार के दंड का निर्धारण धारा 120 बी खा आईपीसी में निर्धारण किया गया है। ठीक है, जुर्म के करार करना, समझ गया नहीं? जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा रिवॉल्वर लाइसेंस बन जाए और रिवॉल्वर मेरे पास होता तो मैं राज को जान से मार देता। यानी कि ये इच्छा है उसकी, ये चाह है। ये जुर्म की श्रेणी में हमारी आईपीसी में नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी अवस्था है तैयारी। पूरी आईपीसी में 3 अवस्थाएं हमारी ऐसी है जिसमें तैयारी के लिए दंड का प्रावधान है। कौन कौन सी है? धारा 122 आईपीसी हमारे देश के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करना। धारा 126 आईपीसी क्या है? हमारे देश से मित्रता रखने वाले देशों में लूटपाट आदि की तैयारी करना। और तीसरी अवस्था तीसरी है धारा 399 आईपीसी डकैती की तैयारी करना। ठीक है, तैयारी के लिए 3 धाराओं में दंड का प्रावधान किया गया। यहां तक समझ गए? अब तीसरी अवस्था है प्रयत्न। प्रयत्न यानी कि प्रयास। यूं तो प्रयास की ज्यादातर धाराएं बनी हुई हैं, इसमें दी रखी हैं, अंकित हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रयास की धारा, जैसे चोरी की प्रयास की धारा नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग? यानी कि चोरी का प्रयास, उदाहरण मैं दे रहा हूं पहले आपको। मैंने इनके जेब में इनका पर्स चोरी के मकसद से हाथ डाला, चोरी करने का प्रयास किया, पर्स निकालने का प्रयास किया, परंतु इनको पता चल गया, इन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ लिया, या निकालने के बाद इन्होंने पकड़ लिया, चोरी तो मैंने करी, क्या हो गया? यानी कि चोरी करने का मैंने प्रयास तो किया लेकिन मैं सफल नहीं हो पाता। अगर मैं उसको चोरी करके ले जाता तब तो अपराध पूर्ण हो जाता, लेकिन मैंने प्रयास तो किया लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। क्या हुआ? ये प्रयास हुआ। तो प्रयास की धारा कोई है नहीं चोरी की। तो इसके लिए जो धाराएं हमारी प्रयास, किसी अपराध के प्रयास की धाराएं हमारे जो इसमें नहीं है, तो उनके लिए धारा 511 आईपीसी में प्रावधान किया गया प्रयास के दंड देने का। यानी कि जो दंड, जैसे सपोज कीजिए चोरी में 3 साल का अगर दंड मिलेगा, ठीक है, तो प्रयास में उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, 511 लगाने के बाद
जो 3 साल का अगर पूर्ण जुर्म हो जाता तो 3 साल का दंड मिलता, और हाफ दंड पर कितना होगा, आधा दंड हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई शक? अच्छा, अब प्रयास में एक धारा ऐसी है जिसमें पूर्ण दंड है, उस अपराध को करने पर पूर्ण दंड है। कौन सी धारा है बताएगा कोई? पूरी आईपीसी में एक धारा है कि अपराध का प्रयास किया तो वो पूरा दंड, पूरा अपराध माना जाएगा। धारा 309 आत्महत्या का प्रयास। चूंकि जब उसने अपराध पूरा कर लिया, यानी कि जब मर गया तो फिर सजा किसे दोगे, हैं? तो इसलिए अगर प्रयास उसने किया, सपोज करो हवालात में मुलजिम बंद है और उसने आपको फंसाने के मकसद से या किसी टेंशन में इस तरह का कोई कदम उठा लिया कि अपना खोपड़ा अपने आप को जान से मारने के लिए दरवाजे में मार लिया या गले में फांसी लगाकर लटकने का किसी चीज से, वस्तु से प्रयास किया, तो और उसको बचा लिया जाता है, तो बच गया तो उसके खिलाफ कौन सा कायम होगा? धारा 309 का अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। यहाँ तक कोई किसी को शक हो तो बताएं। अब उसके बाद में अपराध पूर्ण यानी कि तैयारी होगी। जैसे सपोज करो उसने लाइसेंसी रिवॉल्वर लिया और उसने सोचा था कि मैं मारने का उसको मार दूंगा, ठीक है, और उसने फायर किया, मर गया तो अपराध पूर्ण हो गया। अगर वो बच गया तो प्रयास हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गया नहीं? चलिए अब अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको कि कोई भी अपराध तब उस अपराध की संज्ञा दी जाएगी यदि उसमें बुरी नियत और बुरा ज्ञान हो। समझ रहे नहीं? यानी कि बुरी नियत और बुरा ज्ञान का किसी अपराध को करने में अगर है उसमें, ठीक है, यानी कि उसका ज्ञान भी है उसको और नियत भी उसकी गलत है, मतलब जैसे उसका नियत है कि मैं इसको मार दूंगा, ठीक है, तो उसकी नियत है ना, तो ये जो है अपराध की श्रेणी में है। लेकिन यदि उसको ज्ञान नहीं है और उसकी बुरी नियत भी नहीं है उस अपराध के बारे में और उससे वो अपराध हो गया, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, लकड़हारा लकड़ी काट रहा है और कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है, कुल्हाड़ी निकली या उसका बेटा टूटा और उसका फल जो है पड़ोस में खड़े राजू को जाकर लग गया और वो मर गया। उसका जो नियत है या ज्ञान है उस लकड़ी को काटने का था, है ना, उस राजू को मारने का नहीं था। समझ रहे नहीं? यदि ऐसा हो जाता है क्योंकि इसमें बुरी नियत और बुरा ज्ञान नहीं है तो ये अपवाद की श्रेणी में आएगा। जो धारा 76 से 106 तक जिनका प्रावधान है, आप पढ़ लेना जरूर, ठीक है, पढ़ाया जाएगा आपको, पढ़ाया गया हो शायद धारा, हाँ, अपवाद की श्रेणी में वो आएगा। लेकिन ये साबित करने का ध्येय आपको है, यह आपको साबित करना पड़ेगा कि ये मेरा मामला अपराध नहीं बल्कि अपवाद की श्रेणी में आता है। यह आपको साबित करना पड़ेगा न्यायालय में, ठीक है। अब तक जो बताया गया है इसमें किसी को कुछ शक बताइए। सर आईपीसी में कुल कितने धाराएं और कुल कितने अध्याय हैं? हाँ, बैठो, शाबाश। भारतीय दंड संहिता में कुल 23 अध्याय और 511 धाराएं।
और किसी का कोई सवाल? हाँ बताइए सर। सीआरपीसी में भी बताइए कितनी धाराएं और कुल कितने अध्याय हैं? हाँ, सीआरपीसी में कुल 37 अध्याय और 484 धारा हैं। सीआरपीसी के बारे में बता दूंगा मैं आपको। अभी मैं आईपीसी के बारे में बताया, ठीक है। सीआरपीसी क्या बताती है हमें और एविडेंस एक्ट क्या बताता है, इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा, ठीक है।